हाँ हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप बेहतर होंगे और आप तैयारी को बेहतरीन करना चाह रहे हैं। अगर जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता देते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से हम एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एएलपी तकनीशियन सभी भर्ती परीक्षाओं को दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए और विशेषकर एनटीपीसी तैयारी हेतु, चाहे वो 12 लेवल का हो चाहे वो स्नातक लेवल का हो, दोनों की तैयारी हेतु हम याद रखें 2025 में एग्जाम हुआ था, आप पता होनी चाहिए। एनटीपीसी सीबीटी 1 का स्नातक लेवल का उसी के प्रश्न पत्र हल करवा रहे हैं, जो बिल्कुल अप टू डेट 2025 के प्रश्न हैं। बिल्कुल जैसे प्रश्न आ रहे हैं ऐसे प्रश्न याद रखें। हम मैथ्स का वीडियो बना रहे हैं, रीजनिंग का बना रहे हैं, जीके का बना रहे हैं। आप देखना चाहते हो तो सुन लीजिएगा। आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा की लिस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बार विजिट करो मेरे भाई विद्यार्थियों, और 100% आपको बता दूं, इनसे बाहर का टॉपिक का प्रश्न नहीं आने वाला। वही पैटर्न का मैथ्स, वही पैटर्न का रीजनिंग, वही पैटर्न के जीके जैसा आएगा, जो गांठ बांध के हम कह सकते हैं। चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग, आज हम इस 5 तारीख 6वां महीने के 2025 का शिफ्ट नंबर 2 का मैथमेटिक्स का प्रश्न कवर करा रहे हैं, और इसी शिफ्ट का हम रीजनिंग का प्रश्न भी कवर करा चुके हैं। आप जाके देख लीजिएगा। शिफ्ट बाय डे बाय क्लास चल रही है, और आपको पता होगा कि 5 जून से 24 जून के मध्य एग्जाम हुआ था। एनटीपीसी स्नातक स्तर की बात कर रहे हैं, तो आप वहां जाके हमें, अगर इस भर्ती परीक्षा के पेपर को आप पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, समझना चाहते हो अगली तैयारी हेतु, तो देख लीजिएगा। दिखाते हैं इस शिफ्ट का मैथमेटिक्स का। चलिए, शिफ्ट और आप तारीख को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। और इस शिफ्ट का हमने रीजनिंग प्रश्न करा चुके हैं, याद रखें। आप जाके रीजनिंग का प्रश्न देख सकते हैं। और जीके का हो चुका, जीके का लगभग हमने 4 शिफ्ट कवर करा चुके हैं, और मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का सब कवर हो रहा है। जीके का 4 शिफ्ट। कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ियाँ और सूट खरीदे। ये नहीं पता कि कितने साड़ी कितने सूट है, वही पूछ रहा है। इतना पता है कि 10,000 में साड़ियाँ और कुछ सूट खरीदे गए हैं। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1,500 है, और प्रत्येक सूट की कीमत 1,000 है। मतलब एक साड़ी की कीमत 1,500 है और एक सूट की कीमत 1,000 है। कुल मिला के 8 सूट खरीदे गए हैं, 8 सूट और साड़ियाँ खरीदे गए हैं। सूट और साड़ियों की संख्या पूछ रहा है। हमने कहा, अगर ऑप्शन चौथा राइट है, याद रखना बच्चे, देखिएगा, अगर ऑप्शन चौथा राइट है, इसका मतलब होता है 4 साड़ियाँ हैं, और हमें पता है कि प्रत्येक साड़ी की कीमत 1,500 है। हमने कहा 15 चौके 60, मतलब साड़ी का जो मूल हो गया वो 6,000। ठीक है, अगर है तो हमने कहा अगर 4 सूट हैं और प्रत्येक सूट का कीमत 1,000 है, तो ये बनेगा 4,000। ये बताओ भाई, 6,000 की हो गई साड़ी, है कि नहीं, और साथ में 4,000 का हो गया सूट। हमने कहा पूरा हुआ 10,000। इसका मतलब ऑप्शन चौथा आपका राइट होगा। कुछ प्रश्नों को ऑप्शन के अनुसार भी चलना पड़ता है, कुछ प्रश्नों का कॉन्सेप्ट होता है, समझे, और बिल्कुल 100% सही सेटिंग मिलेगी, चिंता ना करें। पेपर में यही प्रकार के प्रश्न आएंगे। चलिए, और रही बात, अगर हम पहली ऑप्शन की बात, आप कहोगे सर चौथा राइट था, आप चौथा ही बताए, पहला नहीं बताए, तो अगर पहले में 10,000 बनता है सबका पैसा, तो राइट आंसर हो। हमने कहा 3 साड़ी है और प्रत्येक का मूल कितना है भाई, 1,500। हमने कहा ठीक है, 15 तिया 45, मतलब कितना बनेगा, 4,500 बनेगा कि ना बनेगा, बताओ बनेगा भाई। साड़ी का मूल कितना है, 4,500। हमने कहा अगर 5 सूट हैं तो भाई प्रत्येक का मूल 1,000, कितना बनेगा, 5,000। अब ये बताओ, 5,000 की हो गई सूट और 4,500 को हो गया क्या, साड़ी। तो कुल मिला के ये तो भाई कितना हो रहा है, 9,500 हो रहा है कीमत। हमें तो बोल दिया है ना कि साड़ी और सूट को मिला के पूरे टोटल 8 हैं, इनका सबका मूल बनेगा 10,000। हमने कहा कि मूल बन रहा है 10,000 सिर्फ हमारे ऑप्शन चौथे में। और रही बात, और भाई टोटल कितनी संख्या, 8। हमने कहा भाई 3 यहाँ 5 यहाँ, पूरे 8 हो रहा है। यहाँ 2 यहाँ 6, 8 हो गए। 5 और 3 हो जाएगा, यहाँ 4 4 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन से तो इस प्रकार से संख्या के आधार पर आंसर नहीं निकलेगा, आपको पैसा निकाल कर ही आंसर बताना पड़ेगा, समझे ना। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, उसके पहला प्रश्न 5 नंबर का है। व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष हैं, 50% महिलाएं हैं। हमने कहा महिला हो गए 50, पुरुष हो गए 20, तो पूरे हो गए 70। अब जो बचेगा वो कितना, 30 है। इसका मतलब बच्चों की संख्या होगी 30%। ठीक है जी, आपको निकालना पड़ेगा
उनका औसत वजन क्रमशः 45 केजी, 60 केजी और 20 केजी है। तो समूह का औसत भार ज्ञात करो। औसत का प्रश्न एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, समझे। अब हम एक बात कर लेते हैं, देखिएगा इतना छोटा सा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है नहीं है, बड़ा है मेरे भाई। हल देखना भाई, अच्छे सीखिएगा। हमने कहा 20 बच्चे हैं, मान लो, सॉरी 20 पुरुष हैं, इनका औसत कितना हो रहा है, 45 हो रहा है क्रमशः, है कि नहीं। नेक्स्ट 50 महिलाओं का कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। अच्छे से गौर फरमाइएगा, आंसर निकलेगा। नेक्स्ट शेष बाकी बच्चे, हमने कहा भाई 30 बच्चे होंगे, परसेंट हटा दीजिएगा, 100 मान लो, 100 में से 20 पुरुष हो गए, इनका 45 है, 50 महिला हो गए जिनका 60 है। अब कह रहा है शेष आपके पास बच्चे होंगे, हमने कहा 30 बच्चे हैं जिनका कितना है, 20 है। अब देखिएगा इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से डाटा बैठा देंगे। अब यहाँ पर रही बात, यहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ देखिएगा सबसे छोटा कौन है, औसत 45 औसत है, 60 औसत, 20। हमने कहा अगर 20 औसत है तो हम एक काम करते हैं, सबको 20 बनाएंगे। हमने कहा यहाँ 40 ज़्यादा है, मैंने बताओ ना भाई, अगर यहाँ हम 20-20 करेंगे तो यहाँ तो भाई 40 ज़्यादा है, क्योंकि हमें तो 20 बनाना सबको, औसत मतलब होता है सबको बराबर बांटना। हमने कहा यहाँ 20 बनाएंगे तो यहाँ 40 ज़्यादा है, यहाँ पर यहाँ देखेंगे यहाँ 25 ज़्यादा है, समझे, 25 ज़्यादा। हमने कहा कि 25 ज़्यादा है मतलब कितने लोग हैं, 20 हैं, 20 पुरुष हैं और सबके खाते में 25 ज़्यादा। हमने कहा हाँ गुणा कर दो भाई, 25 दूना 100 बनेगा, मतलब कितना आएगा जी, 1000 आएगा। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं अपन क्या, क्षमा चाहेंगे भाई। 25 दूना 50 होता है, कितना होगा, 25 दूना 50, ठीक है। अब यहाँ बनेगा 500, कितना, यहाँ पर 500 आ गया। अब हमने कहा 40 ज़्यादा है, कितने लोगों के पास ज़्यादा है, 50 लोगों के पास ज़्यादा है। हमने 20 लोगों का भी 20 बना दिया, लेकिन 25 ज़्यादा थे, हमने कहा 20 के पास 25 ज़्यादा मतलब 500 ज़्यादा है। यहाँ देख रहे हैं हम 4 दूना, सॉरी 25 के 20, यहाँ कितना 2000 ज़्यादा है। अब हम एक काम करते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, हमने सबको 20-20 बनाया है। और रही बात यहाँ पर, हमारे पास फर्स्ट 20 पुरुषों के पास 500 ज़्यादा था वजन, और 50% महिलाओं के पास कितना था भाई, 2000 था। अगर हम जोड़ेंगे तो 2500 बनेगा, मतलब सबके खाते में 2500 ज़्यादा है। कितना है, 2500 ज़्यादा है। हम कहते हैं सबको बराबर बांटना है। अगर टोटल पूरे 100 बच्चे हैं, सॉरी 20 पुरुष हैं, 50 महिलाएं हैं, 30 बच्चे हैं, तो पूरे हो गए 100, सबको बांटेंगे तो भैया प्रत्येक खाते में 25 आएगा। मतलब हमने कहा आपने सबको 20 बनाया था और सबको और मिल रहा है 25, तो पूरे हो जाएगा आपका 45। ऑप्शन आपका पहला राइट होगा। समझे ना विद्यार्थियों, हाँ बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट से बताएंगे, मज़ा आ जाएगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो जो मज़ा ही नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा भाई। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो दिक्कत तो होना है ना, थोड़ा सा प्रयास करना। लेकिन और इस शिफ्ट के याद रखें, जी के जैसे हो चुका है और मैथ्स चालू है और रीजनिंग का एक पार्ट हो चुका है। और हम याद रखें एक पार्ट में 15 प्रश्नों को लेने का प्रयास करते हैं, वो भी टॉप 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 मतलब बढ़िया बढ़िया। अब पूरे प्रश्न कह सकते हो आप, सीधी बात। चलो यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, याद रखें पूरे मिक्सअप प्रश्न मिलेंगे। मिक्स प्रश्न आएगा पेपर भर्ती परीक्षा में, और आपको पता होना चाहिए 30 प्रश्न आते हैं मैथमेटिक्स के, 30 आएगा रीजनिंग के, बाकी 40 आते हैं आपके जीके जीएस के। CBT 1 की बात कर रहे हैं भाई, और उसी के प्रश्न पत्र हल करवा रहे हैं। CBT 2 NTPC स्नातक में आपको यही टॉपिक के प्रश्न आने वाले, जो गार्ड मान लो। और 12 लेवल की एग्जाम CBT 1 CBT 2 और ग्रुप डी में भी आपको काम देगा। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर पर 2 दशमलव अंकों तक आपको निकालना है से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। आपको बता दें, अगर जब भी आपको दोगुनी वाला प्रश्न है तो आपको बता दें फॉर्मूला क्या होता है, गुनी -1, ठीक है, गुनी -1, यहाँ R या T रख लें, इंटू लगा लें 100। कुछ नहीं याद रखना, बिल्कुल बेसिक सा है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको क्या पूछ रहा है समय, तो समय यहाँ आ जाएगा, R यहाँ बैठ जाएगा। अगर T पूछेगा तो R यहाँ पर आ जाएगा। हमने कहा ठीक है, कितना गुनी बोला, 2 गुनी। अगर हम गुनी मतलब 2 गुनी, 2 गुनी, आप पता है यहाँ 2 बैठेगा 1 बैठेगा। अरे भाई मौखिक याद कर लो ना, गुना -1, हमने कहा गुना 2 है, 2 में 1 जाएगा, 1 ही बचेगा। अब हमने कहा R पूछ रहा है ना, अब जब R पूछ रहा है तो R यहाँ बैठेगा और आपका T यहाँ बैठेगा, इंटू 100 लगेगा। गुना -1, तो गुना तो 2 था अपने पास, हमने कहा R
बराबर गुना 2 है, 2 में 1 जाएगा 1 आएगा और r का मान 12 है इंटू आप 100 रखोगे। इसका मतलब ये हुआ यहाँ आप 100 से गुणा करोगे तो 100 का या 100 में जब 12 का भाग लगाओगे तो 8.33 आएगा। या आपको बता दें 1/2 का जो भिन्नात्मक मान है परसेंटेज मान कितना होता है 8.33। या आप गुणा में 100 था, 100 से गुणा कर लो और आप 100/12 करेंगे तो आप भाग लगा के आंसर निकाल सकते हो कि नहीं बताओ। ना बनेगा भाई, बन जाएगा ना। चलो उम्मीद करते हैं कि बता दें। चलो भाई आधा करो 50, आधा करो 6, ठीक है, आधा करो 25, आधा करो 3। अब तो जाएगा 3 अट्ठे 24 आएगा। इसका मतलब 8 बार भाग जा रहा है, इसका मतलब इकलौता ऑप्शन यहीं पर है, यही आपका आंसर आएगा। आया। रही बात पेपर में आपको ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन अगर छट रहा तो छांट के आगे बढ़ना है, क्योंकि 8 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऑप्शन अकेला है, इसका मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। खत्म आंसर। नहीं बताना पूरा हल करके, समय की बर्बादी नहीं ना की। और आपको बता दें हम करंट अफेयर की क्लास भी ले रहे हैं, आप करंट अफेयर भी जाकर देख सकते हो। रेलवे एनटीपीसी याद रखें 4 से 5 प्रश्नों का वेटेज रहेगा। और हम बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर क्लास भी चल रही है जहां पर कंप्यूटर के भी 4 से 5 प्रश्न आएंगे, 40 प्रश्नों याद रखें। तो मंजीत, अगला प्रश्न चल रहा, मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करती है, यदि वह 18,000 बचाती है तो उसकी आय कितनी है। आपको एक बात बता दूं मैं, हमने इसी तारीख का पहला शिफ्ट का प्रश्न भी कवर कराया मैथमेटिक्स का, और 30 प्रश्न कवर हुए हैं शायद इक्का दुक्का छोड़ के। वहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रकार का प्रश्न मिला था, यही पैटर्न का, बस डाटा अलग था, जाके देख लीजिएगा, पर मत कहना कि नहीं बताए थे। तो हम तो प्ले लिस्ट बता चुके हैं, कंप्यूटर की क्लास कंप्यूटर की प्ले लिस्ट में, करंट अफेयर क्लास करंट प्ले लिस्ट में, और मैथ्स रीजनिंग जी के जीएस आपको एनटीपीसी का इस प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। देखो 40% खर्च करती, हमने कहा 100 रुपये कमाएगी, या 100% कमाती 40 खर्च करेगी, तो हमने कहा 100 में 40 जाएगा तो कितना बचेगा 60। ना समझे, अगर 60 बच रहा है, 60% बच रहा है, इसका मतलब क्या होता है 60% बराबर कितना आएगा 18,000। अब हमने कहा भाई ठीक है, 60 बटा हम 100 कर लेते हैं, 100 कमाती है 60 बचाती है, जीरो काटो 6/10 आया। नेक्स्ट 10 रुपये कमाती है 6 बचाती है, रियली में कितना बचा रही है वो 18,000। हमने कहा गुणा करेंगे 3, 6 3 18, सिर्फ एक पॉइंट पकड़ चलते हैं, 6 गुणा 3 18 आएगा, वहीं यहाँ कर देते हैं 3 से, कितना बनेगा जी 30 बनेगा मान लीजिएगा। तो जीरो लगा लो भाई, पीछे क्या है, क्या दिक्कत बताओ, आया 30,000। बस इतना सा प्रश्न नहीं बना, बताओ आप लोगों को, मेरे ख्याल से आप लोग बना लिए होंगे। और अगर आप बना लेते हो माना जाए हमसे पहले, आप वीडियो स्टॉप करके भी आप प्रश्नों को बना के उत्तर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। वैसे आपके समक्ष उत्तर दिख रहा है, लेकिन क्या करना है आपको, हल करके आपको बताना है कि हमने जो लाया है वो ऑप्शन में है, तब तो माने हम, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, याद रखें इसके जैसे प्रश्न, इसका जैसा प्रश्न याद रखें आप, पिछले शिफ्ट में भी आ चुका है, यकीन नहीं है तो जाकर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न याद रखें। और ये आपका समानुपात का प्रश्न है, किस चीज़ का प्रश्न है, समानुपात का। अगर आपने नहीं पढ़ा अध्याय बेसिक से तो पढ़ लीजिएगा, वरना आपको पछताना पड़ सकता है कि नहीं। चलिए यहाँ पर आपको बता दें 3.5 3.5 अनुपात 17.4 समानुपात 14 अनुपात x है। हमने कहा ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहता है मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल होता है, समझे। मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। तो हमने कहा ये मध्य पद है, तो 17.4 गुणा 14 हो जाएगा बराबर 3.5 इंटू एक्स होगा। ये बाह्य पद, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर पॉइंट लगा दो, यहाँ समान, यहाँ पर पॉइंट है, देखो इकाई के पहले पॉइंट है, यहाँ पर इकाई के पहले, इसका मतलब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 174 इंटू 14। और हम एक काम करेंगे, एक सही छोड़ लेते हैं, है कि नहीं, और हम क्या करेंगे 3.5 को पक्षांतर कर लेते हैं। भाई 3.5 था, वो 17.4 के पॉइंट से कट गया, तो भाई 174 इंटू 14 आएगा, और अपने पास यहाँ गुणा में 35 रहेगा, हमने करे पक्षांतर तो भाग में आ गया। अब हम करते हैं 7 दूना 14, 7 पन्ना 35, है कि नहीं। अब हम करते हैं इनको गुणा, 4 दूना 8 आएगा, 2 सत्ते 14 आएगा, हाथ से 1 बचेगा, ठीक है, और 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, मतलब 348/5 आएगा। तो हमने कहा 348/5 बराबर x आएगा।
हम अब पहाड़ा पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें। 5×30, सॉरी 5×30 ठीक है। हाँ, अब हमारे पास 4 बचा है, ठीक है। अब ये बताओ, आप 55 करोगे नहीं करोगे बताओ, तब 3 बच जाए, इसका मतलब 69 आएगा। अब देखो भाई 69 हमारे पास सिर्फ यहाँ पर मिल रहा है, क्यों हल करें पूरा 0.6 लेकर बताओ, 0.0 तक क्यों हल करें, जब हमें उत्तर मिल गया है कि 69 आएगा, पॉइंट पीछे है कोई लेन देन नहीं, यहाँ 72, यहाँ 67, 65 है, मतलब ये तो आ नहीं सकते, क्योंकि 69 मतलब 69 ही आपका आंसर के फर्स्ट में होगा। इसका मतलब हमें समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 22, आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे खतरनाक प्रश्न आएंगे जो आप बना नहीं पाओगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, अगर आप मेहनत करोगे तो बना पाओगे। और ये प्रश्न आपको इशारा कर रहे हैं कि किस अध्याय के, किस टाइप का, किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। भाई स्नातक लेवल का प्रश्न था, आपको तो 12 लेवल का देगा, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेगा लेवल में, बाकी पैटर्न वही रहेगा। 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है, मतलब सीधी बात 25 का माध्य कितना 110 है, समांतर चिंता मत करो, 25 संख्याएं हैं जिनका माध्य 110 है, मतलब सभी 25 संख्याओं को 110 110 बना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक को, हमने कहा 25 में 10 संख्याओं की बात कर रहा है, 12.5 की वृद्धि कर दें, ठीक है, सब में, हमने कहा ठीक है। यदि 10 संख्याओं में से, और भाई 10 हमारे पास 25 हैं, जिनमें से 10 संख्याओं को 12.5 की वृद्धि करना है, और एक्स्ट्रा या अन्य 10 संख्याओं को आपको 15 की वृद्धि करना है प्रत्येक में, और शेष 5 में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, तो नया समांतर माध्य क्या होगा। अब ये प्रश्न देख के आप चकरा गए होंगे, कैसे करें यार। हाँ देखिएगा, हम आपको बताते हैं। हमने कहा कि भाई प्रश्न कह रहा है 10 संख्याओं में से, भाई 25 में से 10 को, जिनका आपको 12.5 बढ़ाना है, समझे कि नहीं, 12 पॉइंट कितना बढ़ाना, 5 बढ़ाना है। हमने कहा ठीक है। अब ये बताओ 12.5 बढ़ाओगे, इसका मतलब क्या होता है ये बताओ। भाई हमने कहा सभी के खाते में 12.5 बढ़ेगा, सभी खाते में 12.5 बढ़ेगा, हमने गुणा करके देखा, भाई गुणा करके बनेगा 1250 बनेगा, मतलब यहाँ पॉइंट लग जाएगा, मतलब 125 नंबर बढ़ेंगे। अगर आप मानते हो कि संख्याएं नंबर हैं, तो 25 संख्याओं का माध्य 110 है, अगर शुरुआत के 10 संख्याओं में सबका 12.5 बढ़ेगा, इसका मतलब है कि गुणा करने, हमने कहा संख्या गुणा औसत या संख्या गुणा वृद्धि, तो पूरी वृद्धि कितनी होने वाली है 125 की। भाई 10 में, प्रत्येक में 10 में 12.5, 10 में 12.5, तो हर में 12.12 मतलब पूरे 10 के 10 संख्याओं में 125 बढ़ेगा। तो हमने कहा पहली 10 संख्याओं में वृद्धि होने वाली 125 की। अब अंतिम 10 की बात करें, अंतिम 10 में 15 की वृद्धि करना, 1 में 15, 2 में 15, सब 10 के 10 में 15, तो 150 बनेगा। तो अब देखते हैं कि भाई टोटल 20 में पूरी वृद्धि, हमने कहा फर्स्ट में 125 की वृद्धि, अगले में 150 की वृद्धि, तो हमने कहा 5 7 2, मतलब 20 संख्याओं में पूरा पूरा ये 275 की आपने वृद्धि किया है। फिर बोल देता हूँ, अगर आप बेसिक नहीं है विद्यार्थियों तो थोड़ी सी समस्या होने ही वाली है, अगर आप फ्रेशर बच्चे हो तो और ज़्यादा समस्या होगी। भाई 20 संख्याओं में आपने कम ज़्यादा किया है, वृद्धि किया, तो टोटल 275 वृद्धि हो रहा है। तो हमने कहा 5 में आपने किया, लेकिन वृद्धि हो चाहे कमी हो, प्रभाव तो सब पर पड़ेगा नए औसत पे। हमने कहा 275 आपने वृद्धि किया है, सबको बराबर बांटो, टोटल हमारे पास 25 संख्याएं हैं, औसत का मतलब होता है सबको बराबर बांटना। अब 20 के पहले एक औसत का प्रश्न आया था, वो भी कितना हटीला था, हमने बढ़िया बताया। इसके पहले पार्ट में भी औसत के प्रश्न आए थे, हमने बताया है। 25 एकम 25 है ना, बताओ 2 बचा कि नहीं, बताओ 25 एकम 25 मतलब भाई टोटल 275 बढ़ा था 10 और 10 20 संख्याओं में। हमने कहा सबको बराबर बांटेंगे, तो हमने कहा 275 को जब 25 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक के खाते में 11 जाएगा, गया। इसका मतलब सभी पहले से 110 थे, और जब सबके खाते में
11 11 और जाएगा तो भैया 121 ही बनकर आएगा। जोड़ लीजिएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। और बढ़िया हमने समझाने का प्रयास किया है। बाकी समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इस चक्कर से, क्योंकि हम मोबाइल से समझा रहे हैं, डाटा को थोड़ा मिस हो गया तो दिखता नहीं है, पूरा अलग हो जाता है और स्पेस ना होने के कारण हम डाटा को एक साथ नहीं दिखा पाते हैं। बस आपका सहयोग बना रहे, वक्त आएगा तब हम आपको इतना नहीं बेहतर करके दिखाएंगे और बेहतर करने का प्रयास कर भी रहे हैं। और आप लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे, बीच में रुक रुक के। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। 28 प्रश्न है, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, याद रखें। और इसके पहले हमने शिफ्ट कवर कर चुके हैं, बार बार कहना पड़ता है क्योंकि कुछ विद्यार्थी नए होते हैं, उनको बताना जरूरी होता है भाई। और चिंता ना करें, सही जानकारी मिलेगी। चलिएगा, राजेश के पास 156 लीटर तेल ए और 256 लीटर तेल बी है। मतलब राजेश के पास दो प्रकार के तेल हैं, ए तेल बी तेल। ए तेल 156 लीटर है और बी तेल 256 लीटर है, लेकिन 156 256 वह कई एक समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन लीटर में कितना हो सकता है, ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के तेल संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके। लेकिन आपको बच्चा इतना बड़ा प्रश्न दिया है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कुल 2 सेकेंड का है, बस 2 सेकेंड का। देखिएगा, आपको बता दें 156 और 256 इनका जो एचसीएफ है वही आपका आंसर आएगा, वो आपका 4 है। समझे, यही आपका आंसर है। एचसीएफ मतलब होता है ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या, समझे, सॉरी ऐसी संख्या, सॉरी क्षमा, ठीक है ना, ऐसी संख्या जो 156 और 256 को विभाजित कर दे। हमने कहा 6 तो सिर्फ 6 नहीं कर रहा, याद रखें, ओनली 4 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही है। और जो संख्या जिन संख्याओं को विभाजित कर दे, 156 256 एक संख्या है, जो संख्या मतलब 4 जो संख्या है जिन संख्याओं का एचसीएफ होता है उन्हें विभाजित कर देता है, और जो विभाजित करेगा वही एचसीएफ कहलाता है। मतलब आपका आंसर 4 राइट होगा, क्योंकि 156 256 का जो एचसीएफ आएगा वो आपका हाई कॉमन फैक्टर ऑप्शन के अनुसार कौन है, 4 है, जो दोनों को विभाजित कर रहा है। समझे ना विद्यार्थियों? तो देख सकते हो आप, एचसीएफ का इस लेवल का प्रश्न आया है, एलसीएम का भी आपको प्रश्न मिलने वाला है। और पिछले शिफ्ट में तो हमें एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न आए थे, यहाँ पर भी आया है। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष है, और बिल्कुल शानदार प्रश्न, चिंता ना करें, बढ़िया सीखेंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। बट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग धीरे धीरे प्रश्नों को समझते चलो और सीखते चलो, है कि नहीं? चलिएगा, अब आप देख पा रहे होंगे एक प्रश्न अपने पास है, एक डेस्क का अंकित मूल्य 7725 है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिएगा, इसके पहले पार्ट में भी, मतलब पहले शिफ्ट में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा था, मुझे पूरा याद है और बढ़िया प्रश्न पूछा था। लोग हमें लाभ परसेंट कह रहा है, तो आपको बता दूं, अगर आप पैसा पूछता लाभ तो पैसा का लेन देन, अगर हमें पैसा नहीं पूछा है तो पैसा को देखना भी नहीं है। देखना किस प्रकार से आएगा, क्रय मूल्य से अधिक अंकित है, समझे। हमने कहा अगर 100 रुपया रहा होगा क्रय मूल्य तो 25% अधिक अंकित है, हमने कहा 125 होगा। फिर तो जी आपका क्या हो गया, सीपी हो गया जी आपका अंकित मूल्य। ध्यान रख, अंकित मूल्य को मैं ए, वैसे तो एमआरपी कहते हैं लेकिन हम ए से दर्शा रहे हैं। तो 100 रुपया था उस वस्तु का कीमत, आपने 25% अधिक अंकित किया, मतलब 125। हमने कहा 25 चौके 100, 25 पंजे 125, मतलब 4 रुपया की कीमत की वस्तु को आपने 25% बढ़ा के 5 रुपये लिखा, इतना याद रखें। सीपी ए। नेक्स्ट, इस परसेंट को हमने समझा। नेक्स्ट, परसेंट वही अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता। हमने कहा अंकित मूल्य बेचा, सेविंग प्राइस। अब देखिएगा, अगर 100 रुपये लिखा था अंकित, माना 4% की छूट मतलब 96 में बेचोगे, समझे। हमने आधा करा 50 बनेगा, आधा करा कितना बनेगा 40, और आधा करे 25 बनेगा, ये 24 बनेगा, और ना कटने वाला, तो 25:24 आया। मतलब अंकित मूल्य 24 था, 25 था, आपने 24 पर बेचा 4% की छूट पर,
इस बात को आप समझ गए होंगे, समझे? चलिए अब ये बताओ, हमारे पास एक सीपी है। अब ये बताओ सीपी और हमने अंकित मूल का अनुपात निकाला था, फिर अंकित मूल और किसका अनुपात था? एसपी का था। तो जो चीज़ कॉमन याद रखें, अनुपात हम इसको बीच में रखना पड़ता। हमने कहा ठीक है सीपी अनुपात ए अनुपात एसपी। हमने कहा फर्स्ट में सीपी कितना आया था? 4 आया था उस समय 25% से, और यहाँ ए 5 आया था। आपने देखा अगली बार ए का मान कितना आया? 25 आया है, और एसपी का मान 24 आया है। इस प्रकार से आप रख पाओगे। हाँ, यहाँ जो बैठेगा सो यहाँ बैठेगा, और यहाँ जो बैठेगा सो यहाँ बैठेगा। हमने कहा 25 चौके, देखो लाभ हानि पूछ रहा ना, लाभ हानि का हमेशा संबंध रहता है सीपी और एसपी के साथ। 25 चौके 100, ठीक है। नेक्स्ट हमें अंकित मूल्य से फिलहाल लेन देन नहीं। हमने कहा भाई 24 पंजे कितना होता है? 120 होता है कि ना? बताओ होगा। मतलब उस वस्तु को आपने 100 रुपये में लिया था, या उसकी जो कॉस्ट, सॉरी हाँ, कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 रुपया था, और आप उसको कितने बेच रहे हो भाई? 120 में बेच रहे हो, समझे? तो देखिएगा 100 रुपये की वस्तु को 120 में बेचोगे तो कितने का फायदा होगा? 20 का भाई। परसेंट चाहिए 100 नीचे बैठेगा सीपी, यहाँ परसेंट के लिए 100 बैठ जाएगा, 20% आपका फायदा हो जाएगा। कोई तकलीफ ना। हमने कहा था ना, पैसा नहीं पूछा है तो पैसा का लेन देन छोड़ दीजिएगा। पैसा नहीं लिया, अगर पैसा लोगे ना बच्चा, इतना वक्त लगेगा कि काट पीट करते करते कुछ भी नहीं आएगा। समझे कि नहीं कॉन्सेप्ट? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो दोबारा आप लोग क्रॉस वेरीफाई करके अच्छे से समझकर धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, और आप इंतला कर दूँ। जस्ट पिछली शिफ्ट में हमने पढ़ाया था, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न पढ़ाया था, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा बिगड़ गया था, याद रखें, क्योंकि डाटा हमसे बनता नहीं इस यहाँ पर वीडियो में। क्यों? स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है, और जो डाटा एक बार हम लिख पाते हैं इसको दोबारा देख नहीं पाते हैं। बस आपका सपोर्ट बना रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ना, एक दिन हम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे आपके सपोर्ट से। हम आपका सहयोग कर रहे हैं, बस आप हमारे साथ बने रहें, पढ़ते रहें, और अपने सहपाठियों को पढ़ाएं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चिंता ना करें, हम अपना और आपका जो टाइम है इन्वेस्ट करने देंगे, ना कि वेस्ट करने देंगे। ना बर्बाद करेंगे, ना बर्बाद करने देंगे। चिंता ना करो। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे, लास्ट तक बने रहिएगा, प्रश्न बढ़िया मिलेगा। जब 26, 40, 22 और 34 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती। मतलब अगर आप इन संख्याओं में प्रत्येक में x जोड़ दें, x मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, वो कोई भी क्या हो सकती है? संख्या, समझे? वो कोई भी संख्या हो सकती है। हमने कहा ठीक है, होती है। अब हम तर्क लगाएंगे कि क्या हो सकती है, कि वो क्या हो जाए? समानुपात। हमने कहा कि भाई ये 26 अनुपात 40 समानुपात 22 अनुपात 34 है। जो दिख रहा है वो ऐसा है कि ना, समझे? क्या आपने अनुपात समानुपात पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, प्रश्न आएगा। मध्यानुपाती का प्रश्न आता, पिछले शिफ्ट में तो आया था, देखे कि नहीं ये बताओ? कहाँ देखोगे, वक्त नहीं तुम्हारे पास, मत देखो, जो देखेगा सब पढ़ेगा। 26 अनुपात 24 समानुपात 22 अनुपात 34। हमने कहा अगर समानुपात का प्रश्न होता तो भाई हम तो मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करना पड़ गया। देखिएगा, अब रही बात यहाँ पर, आपको बता दें इन्हें छोटा कर सकते हैं हम। हाँ, हमने कहा 26 का आधा 13 हो जाएगा, 40 का आधा 20 हो जाएगा, और 11 का आधा 22 हो जाएगा, और 34 का 17 हो जाएगा। इस प्रकार से 13 अनुपात 20 समानुपात 11 अनुपात 17 बन गया। ये नया अनुपात आया। हमने कहा कि 13 अनुपात 17 समानुपात, ठीक है ना? हाँ, हमारे पास और आ रहा है कितना? हाँ, 11 अनुपात 17। कुछ मिस्टेक करती है अपन क्या ना? सॉरी, यहाँ 20 आएगा, माफी चाहेंगे, यहाँ 20 आएगा, फर्स्ट में है कि नहीं? तो 13 अनुपात 20 होगा, समानुपात 11 अनुपात 17 आएगा। हमने कहा इसको हम 13/20 भी लिख सकते हैं, बराबर लगा लो, 11/17 भी लिख सकते हैं। भाई अनुपात मतलब क्या होता है? बटाई तो होता है। समानुपात मतलब बराबर कर लो। इस समानुपात को हमने बराबर डाला और 13/20 करा और 11/17 करा। अब ये बताओ, अब यही आपका आंकड़ा है, इन्हीं में कुछ जोड़ना है। हमने कहा अगर हम अनुमान से उठाते हैं कोई भी डाटा कि एक जोड़ दें, मतलब क्या जोड़ना? एक्स जोड़ना। एक्स जोड़ना मतलब क्या होता है? कुछ डाटा जोड़ना।
पूरा भी हल करना पड़ेगा। तो हमने पिछले शिफ्ट में बताया किस प्रकार से हल करना है। अब यहाँ पर हम अनुमान मार रहे हैं, अगर हम एक जोड़ते हैं, जितना भी जोड़ा जाएगा वो x का मान होगा। हमने कहा एक जोड़ेंगे 14 बनेगा, ना बनेगा, एक जोड़ेंगे 12 बनेगा, एक जोड़ेंगे 21 बनेगा, एक जोड़ेंगे 18 बनेगा। तो इस प्रकार से आप समझेंगे, हमने एक जोड़ा 14 बना, एक जोड़ा 21 बना, है कि नहीं, एक जोड़ा 12 बना, एक जोड़ा 18 बना। अगर x का मान 1 है तो हमने कहा भाई आधा करे 7, आधा करे 6, 7 एकम 7, 7 तेरी 21, मतलब 1/3 आया, 6 एकम 6 और 6 तेरी 18। अब आप ये बताओ, अनुपात लगा ली, चलो क्या अनुपात समानुपात है? हाँ, 1:3, सॉरी 1/3 अनुपात 1/3, मतलब अनुपात क्या हो गया, समान। क्या बोला है, x जोड़ने पर क्रम में प्राप्त संख्याएं क्या हो जाएगी, समानुपात। हमने कहा हो तो गया। अगर हम 2 जोड़ते ना तो इस प्रकार का हमें नहीं मिलता डाटा। हमने कहा 1 से 1 और काट दो, काट दिए। अब 1:1 समानुपात 1:1 आया। अब बताओ सबके सब क्या हो जाएंगे, समानुपात। भाई 1:3 था, सॉरी 1/3 था, अनुपात 1/3 था, हम 3 से 3 एकम 3 काट दिए, 1/1 आएगा, 1/1 आएगा। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब सब डाटा समानुपात हो गया। इसका मतलब ये हुआ x का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। यह आपको या तो विचार लगाना पड़ेगा, या तो आपको फिर कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा, पूरा लंबा विधि। हमने कहा अगर x का मान यहाँ से, हमने कहा फर्स्ट डाटा से x का मान निकला, थोड़ा वक्त लगेगा विद्यार्थियों समझने का प्रयास करना, क्योंकि प्रश्न एक बार नहीं बार बार पूछेगा। 4:1, समझे, x का मान रखना ना यहाँ पर, y समानुपात y, 7:1 - 6 रखना पड़ेगा इस प्रकार से। हमने कहा इसका मान आ जाएगा 4:y समानुपात y, 7:1 7 - 6 कितना आएगा, 1 आएगा। मध्य पदों का गुणनफल अब तो करना पड़ेगा, और बाह्य पदों का गुणनफल। हमने कहा ठीक है भाई, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। हमने कहा y, अगर यहाँ इस पावर को हटाओगे तो अंडर रूट लगेगा, तो y बराबर 2 आएगा। क्या आएगा, y बराबर 2 आएगा। ये बताओ y बराबर 2 है, इसका मतलब हमें y का मान ही तो क्या है, और y का मान 0 ज़्यादा है। हाँ है, ऑप्शन आपका सेकंड राइट होगा। मेरे ख्याल से मैं जो हल करके बताया हम लोग सही है, लेकिन यहाँ डी ऑप्शन राइट माना है। अब आप लोग तर्क लगा के बताओ, क्या हम गलत तो नहीं किए कहीं पर, बता दीजिएगा। हाँ, अगर कहीं गलत हुआ तो बता दीजिएगा। वैसे मेरे ख्याल से लग रहा सही सही है। मैं बताऊं, पिछले शिफ्ट में भी कुछ प्रश्न मिस्टेक हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ प्रश्न गड़बड़ था, कहीं का ऑप्शन गड़बड़ था। अगर आप यकीन नहीं है तो आप जो विद्यार्थी पेपर देकर आज को बता दूं, ये तो आपको पता है 5/6/2025 का सेकंड शिफ्ट चल रहा। अगर आप एग्जाम दिए हैं माना जाए तो देख लीजिएगा, शिफ्ट बाय डे बाई प्रश्न कवर हो रहे हैं। तो आप खुद तर्क लगा सकते हो कि शिफ्ट, अरे यार 5 तारीख की शिफ्ट में ऐसा प्रश्न आया था, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। कम से कम आप 5 से 10 प्रश्न, सॉरी अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का अगर आपने 5 से 6 शिफ्ट भी कवर कर लिया तो आप रीजनिंग को पढ़ना नहीं चाहोगे, देखना खुद नहीं चाहोगे। नेक्स्ट प्रश्न लेके चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अतुल का वेतन 10,000 प्रति माह है, मतलब एक महीना में 10,000 कमाता। हमने कहा जब, चलिए आगे देख लेते हैं, वह 6,000 रुपये घर के किराए पर को देता है, मतलब 10,000 में से एक महीना में 10,000 कमाया, 6,000 घर का किराया दे दिया और बाकी बिजली बिल दिया। कुछ भी बिल हो सकता है, बिजली बिल, पानी बिल, है कि नहीं, 2500, और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। अब देखेंगे एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें, यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। अब आपको बता दें, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत नहीं बहुत शानदार प्रश्न है, इतना इजी प्रश्न है, मेरे ख्याल से आप बना भी सकते हो, लेकिन बनाना कहाँ चाहोगे ना। हमने कहा कि एक महीने में 10,000 कमाता है, तो भाई साल का पूछ रहा है, एक साल का बचत। हमने कहा 12 से गुणा कर दें तो 1,20,000, समझे, इतना पैसा कमाएगा भैया। एक महीना में 10,000 कमाता है तो 12 महीना के देखिए गुणा कर दें, 1,20,000 कमा रहा है। चलो कोई बात नहीं, हमने कहा 6,000 घर का किराया दिया उसी 10,000 में से, और अपने पास बचे भैया 25 रुपये। फिर
2500 बिल पटाया, बिजली बिल, पानी बिल, कुछ बिल हो सकता है, 0,058, मतलब 8,000 खर्च हो गए एक महीने के बाद। एक महीने में 6,000 किराया, एक महीना में बिल दिया, तो पूरा पूरा खर्चा 8,500 हो गया। हमने कहा कि भाई एक महीने में तो 10,000 कमाता है, जब 10,000 में से 8,500 निपट गए तो हम कहते हैं हमारे पास बचेंगे 1,500। कोई तकलीफ ना, घटा लीजिए भाई, इतना तो बन सकता है। 10,000 में जब 8,500 जाएगा तो 1,500 तो बचेगा। मतलब एक महीना का कितना बचत कर रहा है, 1,500। हमने कहा कि भाई एक साल मतलब 12 महीना ही ना, बताओ। हमने कहा 12 और 15 गुणा करोगे तो 180 आएगा भाई, 2 जीरो और लगा दो, मतलब 18,000 रुपये बचत करेगा। थोड़ा सा प्रयास कीजिए विद्यार्थियों, हैंड राइटिंग यहाँ बिगड़ती है क्योंकि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, थोड़ा बस आपको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं आपके सपोर्ट के लिए। तो 18,000 रुपये बचत कर रहा है पर मंथ, नहीं पर ईयर। एक महीना में 1,500 बचाया था, हमने गुणा कर रहे 12 से, तो पूरा पैसा बचत हो रहा है, 18,000 बचत कर रहा है। हमने कहा ठीक है, एक साल में उसकी बचत पूछ रहा है तो 18,000 आता, लेकिन बोल दिया यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी एक माह की पूरी बचत पूंजी फेंक दी तो 18,000 तो साल में बचा ही रहा था, लेकिन जन्मदिन आ गया तो उसने अपनी मासिक बचत 1,500 है जो खर्च कर लेती। हमने कहा 0 0, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, एक का एक आएगा, 7 में 6, एक जाएगा 6 आएगा, और 10 में 5 जाएगा 5 आएगा, मतलब 16,500 आपका राइट आंसर होगा। बताइएगा समझ में आ जाए या नहीं, जी था ना। हाँ बिल्कुल बढ़िया से कॉन्सेप्ट रहेगा, चिंता ना करें। अगला प्रश्न को बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, 16,500 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी, समझे, मतलब 1 घंटा 5 मिनट चला और देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। अब बढ़िया समझना है भाई, देखो हमने कहा तय दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। ठीक है बच्चा, समझने का प्रयास करना क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा हटीला है तो हटीला हिसाब से चलना पड़ेगा। तय दूरी शेष दूरी की मतलब गुणा 4/3। हमने कहा शेष यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, गुणा में यहाँ लाओ भाग में। अब जी बताओ, तय दूरी हमने कहा 4 किलोमीटर, शेष दूरी 3 किलोमीटर, इसका मतलब हुआ पूरा पूरा दूरी आएगा 7 किलोमीटर। समझे कि नहीं? हाँ, इस प्रकार से प्रश्न है। चलिए यहाँ आप समझ गए होंगे कि पूरा पूरा दूरी 7 किलोमीटर है और आपका तय दूरी हो गया, शेष दूरी हो गया। अब देखना आपको एक बात पूछ रहा है वो कि उसकी चाल कितनी। हमने कहा भाई चाल मतलब क्या होता है भाई, दूरी बटा समय। हम देखते हैं दूरी क्या होगा। हमने कहा उसको पूरा चलना था कितना किलोमीटर, 37 किलोमीटर। हमने कहा कि भाई 7 बराबर 37 आएगा भाई, 7 अनुपाती मान आया है, 4 3 7 जोड़कर, जो रियली में कितना दूरी, 37 किलोमीटर। अब हमें एक बात पूछ रहा है कि तय की दूरी, तय कर ली गई दूरी को 1 घंटा 5 मिनट में तय करता है, तो हमने कहा तय की गई दूरी कितना है आपका, 4 है, रहेगा 4 ना, तो हम 4 के बराबर देखते हैं कितना दूरी रहेगा। समझे या नहीं? टोटल दूरी 37 था, हमने कहा टोटल दूरी 4 7 होके 4 3 होके 7 आया, तो 7 बराबर 37 हो गया। हमने पता किया तय की गई दूरी, वो अनुपाती मान 4 है, तो हम रियली मान निकालेंगे, गुणा कर लो x करके। चलो गुणा करो, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 तेरी 12, 2 कितना आएगा, 14 आएगा, मतलब 148/7 और आपका x हो जाएगा। मतलब इस समय में तय की गई दूरी निकाल रहे हैं, इस समय में तय की गई दूरी हमने कहा 148 बटा कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ हम भाग लगाने वाले हैं भाई, 7 दूना 14, 7 एकम 7 भाग, अब 1 बचा, पॉइंट लगा, यहाँ पर पॉइंट है ना, 7 एकम 7, अब 3 बचा, 7 के 28, मतलब 21.14 किलोमीटर आएगा। x का मान आप समझ गए होंगे, मतलब उसके द्वारा तय की दूरी, हमने कहा दूरी 21.14 आया है, और इस दूरी को तय करने में जो समय लगा वो कितना है, 1 घंटा 5 मिनट।
अब देखो 1 घंटा मतलब होता है 1 प्लस हमने कहा 5 मिनट को चेंज करेंगे किस में, घंटे में। तो भाई 5 मिनट हमें कहा भाग लगाना पड़ेगा, 5 का 5 5 12 60, 5 12 60 आएगा। तो 12 का 12 प्लस 1 13, 13/12, 13/, अपना 12 आने वाला है। क्या, समय। भाई दूरी अपॉन समय रखेंगे तब तो चाल आएगा। अब देखिएगा हमने कहा 21.14, यहाँ हमने कहा कितना है, 13/12 है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, है कि नहीं। तो हमारा जो 12 है वो कहाँ, ऊपर चला जाएगा, समझे। 12 ऊपर जाएगा और 13 नीचे रहेगा। तो इस प्रकार बनने वाला, हम पॉइंट हटा देते हैं, 21/14 पॉइंट हटेगा तो कितना आएगा जी, 100 आएगा। पूरा लगा लीजिएगा। अब 12 नीचे है, पक्षांतर ऊपर जाएगा और 13 वहीं पर रहेगा। इस प्रकार से अपना डाटा आने वाला है 21/14 × 12। अब जी बताओ, अब हम यहाँ आज रखें इन दोनों गुणा करेंगे, ठीक। इन दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 21/14 × 12 करेंगे, याद रखें, और 13 × 100 रहेगा। हमने कहा 21/14 × 12, आप 12 गुणा करेंगे, याद रखें। तो हम बता देते हैं, गुणा करने पर हमें जो मान आने वाला है वो आएगा मेरे भाई 25,368, ठीक है, आएगा। ये आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने कहा कि भाई हम 13 × 100 रखेंगे नीचे, है कि नहीं। अब हम पढ़ते हैं पहाड़ा, है कि नहीं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 जाएगा नहीं, है कि नहीं। अब ये बताओ 13 हो गया, हमारे पास कितना बच रहा है, 7 5 12, 12 मतलब अपने पास 123 हो जाएगा। अब हमने कहा 13 नम्मा कितना हो, 17 होता है। 13 नम्मा 117, 9 बार जाएगा, इसका मतलब 19 तो बार पहाड़ा पढ़ने वाले हो आप लोग। भाई समझे कि नहीं। 21/14 × 12 करेंगे तो 25,368 आएगा। और आप पता है नीचे 13 × 100, तो हमने कहा 100 को बाद में देखेंगे। 13 का पहाड़ा पड़ा, 13 कम 13, बचेगा कितना, 13 7 5 12, 12 बचा। अब यहाँ 123 हो गया। अब 13 नम्मा 117 होता तो 9 ही बार जाएगा पहाड़ा। अब हमने कहा भाई आगे क्यों पढ़ें, जब हमें बता दिया पहाड़ा 19 बार जाएगा, फर्स्ट में 19 यहाँ पर है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। इसका मतलब ऑप्शन आपका पहला राइट होगा। यही तो आपको काम करना है पेपर में। पेपर वाले ने, बनाने वाले ने दिमाग से बनाया है कि जो बच्चा ऑप्शन के सहारे चलेगा वहीं आगे बढ़ेगा। तो आपको प्रयास करना है। बताओ, हम रीजनिंग का प्रश्न भी ऑप्शन से बता देते हैं, कुछ प्रश्नों को, कुछ प्रश्न को पूरा हल करना पड़ता है, कुछ को बताना पड़ता है ऑप्शन से, क्योंकि बन जाता है, बनाने वाला होता है। बस आपको प्रयास यही करना है। ये देखिएगा हम पूरा हल करते तो बड़ा चिकलास पैदा हो जाती, बनता ही नहीं पढ़ा पढ़ते। तो हमें वो नहीं पूछने वाला पेपर वाला कि आंसर कैसे आया, आंसर आया ये जरूरी होता है। तो कॉन्सेप्ट सीखिएगा भाई प्रश्नों को ऑप्शन के साथ हल करने का। अगला प्रश्न आपके समक्ष देख पा रहे हैं पाइप टंकी का। इसके पहले भी हम बता दें, पिछले शिफ्ट में भी पाइप टंकी का, समय कार का, औसत का, संख्या पत्ती का, एलसीएम एचसीएफ का, है कि नहीं, और माध्यमाधिक का प्रश्न पूछ चुका है, संख्या का, लाभ हानि प्रतिशत बट्टा छूट का पूछ चुका है, 2D 3D का प्रश्न पूछ चुका है। एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों टैंक को यदि खाली टैंक को दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी तरह से भरने में कितना मिनट लगेगा। इसके पहले भी हमें प्रश्न पूछ चुका है पिछले शिफ्ट में। हमने कहा पाइप ए, पाइप बी, ये 10 मिनट लेता है, ये 20 मिनट लेता है। एलसीएम लेने पर 20 आएगा, मतलब उस टंकी की धारिता कितनी है, 20 है। एलसीएम याद रखना, अगर समय कार है तो टोटल कार हो जाता है, और पाइप टंकी वाला तो टोटल धारिता होती है, मतलब क्षमता टंकी की। हमने कहा 10 दूना 20, एक की क्षमता 20 है, तो 2 है, 10 20 एकम 20, मतलब ये भाई भरने वाला, ये खाली करने वाला। ए 2 लीटर पानी भरेगा पर मिनट, बी पर मिनट 1 लीटर खाली करेगा। अब देखो हमें बोल दिया है ए और बी दोनों को चालू करना। ए 2 भरेगा, बी 1 खाली करेगा, 2 भरेगा 1 खाली करेगा, 1 मिनट में 2 भरा लीटर, 1 मिनट में 1 खाली किया, तो 1 मिनट बराबर 1 लीटर पानी बचेगा। बताओ, 2 भरेगा 1 खाली करेगा 1 बचेगा, तो हर मिनट में 1 लीटर पानी बचेगा। उसको पूरा 20 लीटर भरना है, तो हमने कहा उसकी जो भरने की क्षमता है दोनों को साथ साथ 1 आ रही है, तो 20 का भाग, फिर 20 में जब 1 का भाग जाएगा तो 20 ही आएगा। यही आपका आंसर होगा। कोई तकलीफ ना।
ऐसे तो बनाना पड़ेगा भाई, नहीं बनाओगे तो कहाँ बनेगा काम, मेहनत करना पड़ेगा, समझे। मैं आपके साथ लगा हूँ ना। देखिएगा, हम 40-50 मिनट के वीडियो बना रहे हैं, बड़ी मेहनत लगती है, समय लगता है, डाटा निकालना पड़ता है, खोजना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है, डाटा के माध्यम डालना पड़ता है। हम आपका सहयोग कर रहे हैं ना, आप भी कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शानदार प्रश्न पूछा है। 12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी विषय में अंक x 28, 35, 56, 78, 63, 65, 81, 79, 83, 80 y है। अब जब x का मान नहीं पता, y का मान नहीं पता, जहां x और y क्रमशः निम्नतम और उच्चतम अंक है, मतलब x सबसे कम नंबर है, y सबसे ज़्यादा नंबर है। यदि अंकों का परिसर, परास मतलब होता है परिसीमा, परिसीमा निकालने का तरीका पता है आपको। सबसे बड़ी वाली संख्या और सबसे छोटी वाली संख्या का अंतर को हम क्या बोलते हैं, परास या परिसीमा कहते हैं। आपको पता होगा, नहीं पता या परिसर कहते हैं, सॉरी परिसर कहते हैं ना, परिसर। नहीं पता तो आपको बता दें, हम वीडियो में पढ़ाया भाई, हम चैप्टर वाइज जब मैथ्स का क्लास लगा रहे थे एनटीपीसी के प्रश्नों के माध्यम से, तो वहाँ पर हमें सांख्यिकी का पूरा क्लास अटेंड करवाया, बच्चों को पढ़ाया है। और आप करंट अफेयर के पढ़ना चाहते हो तो करंट अफेयर प्लेलिस्ट में, कंप्यूटर का कंप्यूटर प्लेलिस्ट में, और एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हो यहाँ देख सकते हो। और जो भी तैयारी करना चाहते हो, जिस प्रकार से अपडेट चाहते हो, अपडेट जानकारी भी हम देते रहते हैं। चलिए, यहाँ पर एक बात हो गई परास। अब देखो, एक्स वाई का मान ही तो पूछ रहा हमें, और बोल दिया है एक्स और वाई, एक्स सबसे छोटी संख्या, वाई सबसे बड़ी संख्या है, मतलब ये छोटी छोटी, ये वाई वाई बड़ी बड़ी, छोटी संख्या एक्स, बड़ी संख्या वाई, बोल दिया फर्स्ट में। नेक्स्ट, परास कितना 70 होनी चाहिए और औसत होगा 64। देखो, परास मतलब होता है छोटी बड़ी का अंतर, या जिसे हम परिसर कहते हैं। 100 में 30 जाएगा, 70 बचेगा, मतलब ये हो सकता है परास। नेक्स्ट, 93 में 23 जाएगा, ये भी हो सकता है 70। 95 में 25 जाएगा, ये भी हो सकता है। 105 में 35 जाएगा, ये भी हो सकता है। मतलब हमने कहा कि जो परास है ये तो सभी ऑप्शन में वही आ रहा 70-70, लेकिन एक बात आती औसत, माध्य। हमने कहा माध्य बराबर, भाई माध्य हमें दे के रखा 64, समझे भाई। माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग, क्या, सभी आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े। क्यों नहीं होता बताओ, होता है। अब ये बताओ, आपको बता दें, सभी आंकड़ों को आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, आप जोड़ेंगे, ये आपका काम है। हम आपको बता देते हैं 648 आएगा, उसके बाद x भी तो है और y भी तो है, ये आपके क्या हो गए, आंकड़े हो गए। आंकड़ों का योग हुआ कि नहीं, कितने आंकड़े हैं भाई, 12 आंकड़े हैं। औसत कितना है, 64 है ना। तो ओ भाई मिस्टेक हो गया, चलो, माध्य 64 है बराबर 648 आंकड़ों को जोड़ रहे हैं, x प्लस वाई अपॉन 12 कुल संख्या या कुल आंकड़े। अब यहाँ गुणा करेंगे तो भाई 12 जो कितना होता है बताइए, 48 होता है कि नहीं। 12 छिंग 72 और अपने पास 4, 76 हो जाएगा, मतलब 678 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी 678 नहीं, 600, सॉरी 768 आएगा भाई, हाँ 768 बराबर 648 प्लस एक्स वाई। हमने कहा पक्षांतर करें, है कि नहीं, तो यहाँ पक्षांतर करोगे तो यहाँ भाई 648 यहाँ पर आएगा पक्षांतर माइनस में, 8 में 8 गए 0, और 6 में 4 गया 2 आएगा, और 7 में 6 का 1 आएगा, मतलब 120 बराबर एक्स प्लस वाई होगा। इसका मतलब क्या समझे आप लोग, कि एक्स और वाई ऐसी संख्या हैं जिनका परास तो 70 है, लेकिन माध्य 64 था इन सब आंकड़ों का। अब हमें पता चल गया कि एक्स और वाई का टोटल 120 होगा। अब जहाँ पर भी टोटल 120 बन जाए वही आपका आंसर होगा, क्योंकि परास से हमारा ऑप्शन काम नहीं कर पाया। अगर परास से आंसर आ जाता तो इतना दिक्कत नहीं जाता। अब हमें पता चल गया है कि योग 120 आएगा, एक्स वाली डाटा, वाई वाली डाटा। हमारे पास ऑप्शन थर्ड राइट है, 95 वाई है, 25 एक्स है, 5 5 10 होगा, हाँ से 120, मतलब ये y का मान है, ये x का मान, दोनों का योग 120 आनी चाहिए, जो आ चुका है, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे आपको बनाना था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और आपको इंतला कर दूं मैं
पिछले शिफ्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आया था, यही टाइप का प्रश्न आया था, थोड़ा सा बदलाव था लेकिन ऐसे ही आया था। अगर आप यकीन नहीं है तो आप जाके देख लीजिएगा। कम से कम 5 से 10 प्रश्न याद रखें, बिल्कुल सेम टू सेम प्रकार के आ रहे हैं। बाकी प्रश्न अध्याय तो अध्याय वही है, बस प्रश्न का टाइप चेंज हो रहा बस, और कुछ प्रश्न तो बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं, कुछ थोड़ा बदलाव होके बस डाटा, बाकी कॉन्सेप्ट, प्रश्न, तरीका, पूरा शब्द वाली वही आ रहा है। एक विक्रेता ने 1 रुपया में 5 चॉकलेट बेची, जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी? देखना, आपको बता दूं, इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूं विद्यार्थियों। फॉर्मूला इसका तो हल्का सा फॉर्मूला होता है, रुपया अपॉन मात्रा, समझे, इनटू दूसरा परसेंट अपॉन पहला परसेंट बराबर रुपया अपॉन मात्रा, मतलब वस्तु की मात्रा। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, रुपया अपॉन मात्रा इंटू सेकेंड परसेंट अपॉन पहला परसेंट बराबर अपना क्या हो जाएगा, रुपया अपॉन मात्रा। देखो, यहाँ जो डाटा बैठेगा वो खरीदने वाला बैठेगा, और यहाँ जो बैठेगा वो बेचने वाला बैठेगा, समझे कि नहीं। यहाँ खरीदने वाला डाटा, यहाँ बेचने वाला, ये सेकेंड परसेंट, ये पहला परसेंट। देखना भाई, अब हमें एक बात कह दिया है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची, बेचने वाला कहाँ बैठेगा, राइट तरफ बैठेगा। हमने कहा 1 रुपया है, कितनी मात्रा, 5 मात्रा, समझे कि नहीं। अब उड़ा लगा लेंगे, सेकेंड परसेंट मतलब 40 का लाभ, बेचने में लाभ हो रहा है, सेकेंड परसेंट 40 का लाभ मतलब 140, और नीचे बैठेगा कुछ नहीं बताया मतलब 100। अगर हानि बोलता तो 10 कम करके 90 ला लेते, और लाभ कहता तो भी जोड़ लेते। लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ो, हानि कहेगा 100 में घटाओ, नहीं है कुछ तो 100 रखो बस। अब देखो, रुपया, 1 रुपया में कितनी चॉकलेट खरीदी थी, हमने बोल दिया फर्स्ट में जो डाटा रहेगा वो खरीदी वाला रहेगा, और लास्ट में बेचे वाला। ये खरीदी वाला, ये बेचे वाला, और फर्स्ट परसेंट तो आप समझ गए होंगे। हमने कहा भाई 0 0 चला जाएगा, है कि नहीं। हमने कहा आधा करे 7, आधा करे 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आप देख पा रहे होंगे कितना मान आ रहा अपने पास। यहाँ देखो, 7 बचा नहीं बचा, यही आपका आंसर आएगा। तो x का मान कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7। ऑप्शन आपके पास ए राइट होगा। कोई तकलीफ मेरे प्यारे विद्यार्थियों नहीं, चलेगा। आज थोड़ा सा लंबा समय लग गया है, लेकिन मैंने आपको बेहतर बताने का प्रयास किया हूँ। और जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ध्यान रखें, नेक्स्ट प्रश्न है आपको सेकेंड पार्ट में कवर होकर मिलेगा। और इस वीडियो के माध्यम से हमने शायद समय टॉप 15 प्रश्न कवर किया है, और बिल्कुल शानदार से हमने आपको समय दिया है, सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के साथ बताने का प्रयास किया है। यकीन के साथ पढ़ना मेरे प्यारे छोटे भाई बहन और मेरे बच्चे लोग, मैं आपके लिए हर समय मदद करने का प्रयास करूंगा। और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी जो आपके कांटेक्ट में है, उसको बताओ, अगर वो रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहा है, एनटीपीसी की, चाहे ग्रुप डी की, चाहे कोई भी वैकेंसी रेलवे की हो, वो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप बता दें, हम आपके लिए समय निकाल के पढ़ाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी हमें पढ़ाना पड़ता है, और वहाँ समय निकाल के आप जैसे बच्चों का सहयोग कर पा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है आप भी हमारा सहयोग करें। एक दिन हम अपने इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा करके आप जैसे बच्चों को सही सटीक जानकारी बिल्कुल फेस टू फेस पढ़ा पाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। और कुछ प्रश्न में अगर आपको लग रहा है कि हमने कहीं गलती कर दिया है, या मिस्टेक हो गया है, या आपको लगता है कि यहाँ ऐसे होना चाहिए था, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सलाह दे सकते हैं। चलिए, आपने हमें देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसी शिफ्ट का इसी तारीख का सेकंड पार्ट कवर होगा, तो आप मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके एस का, आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। करंट अफेयर देखें, कंप्यूटर देखें, लेकिन देखें, सब पढ़ें, सब बढ़ें, हम आपके साथ हैं।